अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड स्टार्ट किया और आज की क्लास में जो हमने स्टडी किया इसको हम इस वॉइस नोट के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने प्रॉपर्टी को क्लासीफाई किया टेंजिबल और इंटेंजिबल में, और इंटेंजिबल को फर्दर क्लासीफाई किया मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की फिर दो किस्में हैं, लैंड और बिल्डिंग। हमने स्टडी किया कि इस लैंड और बिल्डिंग इसी सिर्फ एक प्रॉपर्टी का यानी लैंड और बिल्डिंग का जब रेंट आता है उस रेंट को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स किया जाता है। यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट या इंटेंजिबल का रेंट इस हेड में कवर नहीं होता, और ना ही किसी प्रॉपर्टी की सेल पे आने वाला गेन इस हेड में टैक्स होता है, ना कि रेंट फ्रॉम इंटेंजिबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, और ना कि किसी भी टाइप का गेन। इसका मतलब हुआ कि इवन लैंड और बिल्डिंग की सेल पे आने वाला गेन इस हेड में टैक्स नहीं होता। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होने के लिए ज़रूरी है कि वो रेंट हो और लैंड और बिल्डिंग से हो। फिर हमने कहा कि एक तीसरी कंडीशन भी होती है और वो होती है ओनरशिप, कि ये ओनरशिप प्री कंडीशन बनाई गई है। कैसे प्री कंडीशन बनाई गई है? जब हमने रेंट की क्लासिफिकेशन की तो दो किस्म का रेंट होता है, रियल और डीम्ड। रियल का मतलब हकीकत में भी वो रेंट समझा जाता है। डीम्ड में वो रेंट है जिसको हकीकत में तो रेंट नहीं है, बट लॉ ने हमें कहा है कि उसको अज्यूम किया जाए रेंट में। क्यों अज्यूम करवाया है? ताकि उसको सेम तरीके से टैक्स करना चाहता है जिस तरीके से वो रियल रेंट को टैक्स करता है, और इस वजह से उसको रेंट की डेफिनेशन में डाल दिया गया ताकि वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स हो सके। अब रियल रेंट की डेफिनेशन में आता है एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर। यहाँ ये कंडीशन आ गई थी तीसरी, बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग इज कंसिडरेशन फॉर यूज और ऑक्यूपेशन और राइट टू यूज और ऑक्यूपाई लैंड और बिल्डिंग। ये डेफिनेशन है रियल रेंट की, कि एक अमाउंट जो कि ओनर रिसीव करता है या उसका रिसीवेबल होगा। कौन सा ओनर? लैंड और बिल्डिंग का। क्यों? क्योंकि इस कंसिडरेशन है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी यूज़ के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए राइट यूज़ जो दिया हुआ है टेनेंट को। अब तीन कंडीशंस हो गई, एक रेंट का होना, दूसरा लैंड और बिल्डिंग का होना, और तीसरा ओनर का होना। फिर रेंट की डेफिनेशन में हमने रियल रेंट के अलावा दो डीम्ड रेंट भी स्टडी किए। एक था फोरफिटेड डिपॉजिट। अब ये फोरफिटेड डिपॉजिट जो था इन कनेक्शन विथ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग था। अब इन कनेक्शन विथ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, प्रॉपर्टी की सेल है और उसके कनेक्शन में कोई अमाउंट फोरफिट हो। तो इसकी वजाहत ये है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो सेल के वक्त बात पक्की करने के लिए एक टोकन मनी दिया जाता है, और अगर वो सब्सिक्वेंटली सेल ना हो और टेनेंट पीछे हट जाता है तो वो अमाउंट फोरफिट किया जाता है, जब्त किया जाता है। तो इसी टोकन मनी को जो जब्त हो जाए, सेल ना हो, कैंसिल हो जाए और सब्सिक्वेंटली ओनर ने उसको जब्त कर लिया, इसे भी रेंट में शामिल किया गया है ताकि वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स हो सके। और उसके बाद आता है तीसरा अमाउंट जिसको हमने कहा था नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। अब ये नॉन एडजस्टेबल का मतलब है ये वो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो एडवांस में लिया जाता है और ये रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जाता। ये ओनर के लिए लाइबिलिटी होती है, जब टेनेंसी ख़त्म हो जाती है तो रिफ़ंड कर दिया जाता है। और इससे टैक्स करने के लिए तीन बातें थी। एक तो इसको मैंने बिल्कुल सादा वे में आपको समझा दिया था, वैसे ही आपको रिवाइज़ करवाऊँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड होता है। अगर ये लैंड से रिलेटेड होगा तो टैक्स नहीं होगा। और इसके तीन पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि मिलेगा तो टैक्स होगा। फुल ईयर पॉलिसी होगी, मिलेगा तो टैक्स होगा। कभी भी मिले हम टैक्स करेंगे, डिवाइड बाय 10 होके मिलेगा, टैक्स होगा डिवाइड बाय 10 होके। इसका मतलब है कि जिस ईयर में ये मिला उस ईयर में हम इसको टैक्स करेंगे डिवाइड बाय 10 करके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये टैक्स हो रहा है। और इसकी लॉजिक मैंने क्या बताई कि मैंने कहा था कि हकीकत में ये अमाउंट नहीं टैक्स हो रहा, वो 10% जो इंटरेस्ट पेड नहीं किया ओनर ने, क्योंकि ओनर ने इंटरेस्ट पे नहीं करना होता, वो बैंक नहीं है, मगर वो एक इंटरेस्ट फ्री अमाउंट उसके पास आया तो जो बेनिफिट उसको मिला उस बेनिफिट को टैक्स कर रहे हैं जो इंटरेस्ट नॉट पेड है। इस वजह से डिवाइड बाय 10, ताकि 10% अमाउंट जो है वो इसका 10% अमाउंट हो, सारा नहीं, 10% अमाउंट हर साल वो इनकम में जाए, रेंट में जाए। तो अब क्या याद करना है हमने? मिलेगा तो टैक्स होगी डिवाइड बाय 10 होके, और रिफंड होगा तो टैक्स नहीं होगा। मिलेगा तो टैक्स होगा, रिफंड होगा तो टैक्स नहीं होगा। और आखिरी पॉइंट क्या था कि जब दो टेनेंट इन्वॉल्व हों तो पहले टेनेंट का चूँकि रिफंड हुआ तो टैक्स नहीं होगा, दूसरे टेनेंट का चूँकि मिला तो वो टैक्स होगा, डिवाइड बाय 10 होगा। मगर वो जो दूसरे टेनेंट या न्यू टेनेंट से जो अमाउंट मिला है उसको मिलेगा तो टैक्स होगा डिवाइड बाय 10 होके, मगर उसमें ये काम करने से पहले हम एक एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या है
कि प्रीवियस टेनेंट जो होगा उसका अमाउंट जो रिसीव हुआ था उसमें से वो हिस्सा जो टैक्स हो चुका वो न्यू टेनेंट के अमाउंट में से पहले लेस करेंगे। अब इसके एक एग्जांपल लें। पहले टेनेंट ने 1 लाख रुपए दिया था और तीसरे साल रिफंड हो गया उसको, यानी 2 साल टैक्स हुआ। 1 लाख का मतलब डिवाइड बाय 10, 10,000। पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, 20,000 टैक्स हुआ है। दूसरा टेनेंट आता है, न्यू टेनेंट आता है, क्योंकि वो तीसरे साल चला गया तो तीसरे साल नया टेनेंट आया। नए टेनेंट ने दिया है 1,60,000। अब हम 1,60,000 चूंकि 1 लाख वापस हो गया उसको टैक्स नहीं करेंगे। रिफंड होगा तो टैक्स नहीं होगा, तो 1 लाख तो गया, मिलेगा तो टैक्स हो गया। अब नए से जो 160 मिला वो टैक्स होगा, डिवाइड बाय 10 हो गया। मगर डिवाइड बाय 10 करने और टैक्स करने से पहले हमने क्या करना है, क्योंकि 2 टेनेंट इन्वॉल्व है, एक गया दूसरा आया, तो दूसरे के 160 में से पिछले का वो हिस्सा माइनस करना है जो टैक्स हो गया। तो 1 लाख का कितना टैक्स हुआ, 10 + 10 यानी 20,000। तो 160 से पहले 20 माइनस कर जाएंगे, कितना रह गया 140। इससे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 14,000 टैक्स होगा। ये था आज की क्लास का रिवीजन।